सोचिए, देश की संसद ने मिलकर एक कानून पास कर दिया। राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए, मतलब सब कुछ फाइनल। ठीक है। लेकिन कोर्ट में बैठा एक जज सिर्फ एक फैसले से उस पूरे कानून को रद्द कर सकता है। ये तो एक अविश्वसनीय शक्ति है ना? आखिर एक जज के पास, जिसे हमने चुना भी नहीं, इतनी बड़ी ताकत आती कहां से है? और यही वो सवाल है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहसों में से एक को जन्म देता है। ये जो शक्ति है ना, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये एक अदृश्य कवच की तरह है। अदृश्य कवच? हाँ, ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जैसी है, पर आसानी से दिखती नहीं, और जब दिखती है तो अक्सर एक टकराव की वजह बनती है। बिल्कुल। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और ये वकील साहब की एक नई सीरीज है, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। जी हाँ, आज का ये टॉपिक जुडिशियल रिव्यू सीधे तौर पर आप लोगों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पर ही लाया गया है। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। आज हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये भारत में कहाँ से आया, और ये कैसे हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का एक तरह से कवच बनता है। और हम इसे कहानी की तरह समझेंगे, ताकि एक बार सुनने के बाद कोई इसे कभी ना भूले। तो सबसे पहला सवाल, ये जुडिशियल रिव्यू है क्या, अगर बिल्कुल सीधी भाषा में समझना हो तो? मेरे दिमाग में जो पहली चीज आती है वो है एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे? जैसे एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनने के बाद कोई चेक करता है कि वो सही स्टैंडर्ड का है या नहीं। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल, ये अदालतों की वो शक्ति है जिससे वो सरकार और संसद के हर काम को संविधान की कसौटी पर परखती हैं। मतलब ये देखती हैं कि बनाया गया कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। हाँ, ये सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल नहीं, बल्कि संवैधानिक शुद्धता की जांच है। और अगर कोई कानून इस टेस्ट में फेल हो जाए तो कोर्ट उसे वॉइड घोषित कर देती है। वॉइड मतलब बेकार? बेकार, और सिर्फ बेकार नहीं, बल्कि वॉइड एब इनिशियो, यानी वो कानून शुरू से ही अमान्य था, मानो वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कानून सालों तक लागू रह सकता है और फिर एक दिन कोर्ट उसे ऐसे मिटा सकती जैसे वो कभी था ही नहीं। बिल्कुल। तो ये आइडिया आया कहां से? इसकी जड़ें हैं 1803 के एक अमेरिकी केस में, मार्बरी वर्सेस मैडिसन। हाँ बिल्कुल, ये वो ऐतिहासिक पल था जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने पहली बार ये सिद्धांत स्थापित किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तो ये तय करना अदालत का काम है कि कोई दूसरा कानून उस सर्वोच्च कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। एक तरह से न्यायपालिका की तरफ से अपनी शक्तियों का एक ऐलान था। बिल्कुल, और भारत ने इस दमदार आइडिया को अपने संविधान में सीधे सीधे शामिल कर लिया। तो हमारे संविधान में है ये शक्ति कहाँ लिखी है? इसका सोर्स कोड क्या है? इसका सबसे मजबूत और सीधा आधार है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13? हाँ, ये अनुच्छेद एक तरह से संविधान का गार्ड है। गार्ड? ये साफ साफ कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो या कम करता हो। मतलब ये संसद के हाथ एक तरह से बांध देता है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। बिल्कुल सही शब्द है, लक्ष्मण रेखा। और आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि अगर सरकार ने ये रेखा पार की तो वो कानून उस हद तक वॉइड यानी शून्य हो जाएगा। इसने तो जुडिशियल रिव्यू को बहुत ठोस आधार दे दिया। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। उसका क्या रोल है इसमें? उसका तो सबसे बड़ा रोल है। देखिए, आर्टिकल 13 सिद्धांत बताता है और आर्टिकल 32 उसे एक्शन में लाता है। एग्जैक्टली। ये हर नागरिक को एक मौलिक अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिना आर्टिकल 32 के आर्टिकल 13 बस एक किताबी बात है जाती। हाँ, और ठीक इसी तरह आर्टिकल 226 नागरिकों को हाईकोर्ट जाने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 226 का दायरा तो शायद आर्टिकल 32 से भी बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए है, लेकिन 236 के तहत आप किसी और कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए भी हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि शक्ति संविधान से मिलती है, पर कोर्ट्स किन किन चीजों को रिव्यू कर सकती हैं? क्या हर सरकारी फैसले को? नहीं, हर फैसले को नहीं। मोटे तौर पर 3 मुख्य चीजें हैं। पहली, लेजिस्लेटिव एक्शंस, मतलब संसद या विधानसभा के बनाए कानून, ये सबसे आम है। ठीक है।
दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सरकार के रोजमर्रा के काम, किसी मंत्री का आदेश, किसी सरकारी अधिकारी का फैसला। कोई सरकारी टेंडर या पॉलिसी? हाँ, कोर्ट ये परखती है कि क्या ये फैसले मनमाने तो नहीं हैं या अपनी शक्तियों के बाहर जाकर तो नहीं लिए गए हैं। और तीसरा सबसे दिलचस्प है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मतलब खुद संविधान में किए गए संशोधन। जी हाँ, और यहीं पर असली टकराव पैदा होता है। क्या संसद, जो संविधान बदल सकती है, वो कुछ ऐसा बदलाव कर सकती है जिसे कोर्ट भी पलट दे? ये तो वाकई बहुत गहरा सवाल है, इस पर हम जरूर आएंगे। लेकिन पहले, कोर्ट किन आधारों पर किसी कानून को गलत ठहराती है? वो कौन से टेस्ट हैं? पहला और सबसे बड़ा आधार है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इसका कोई उदाहरण? हाँ, आजादी के ठीक बाद का स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन केस है 1951 का। अच्छा। उस केस में सरकार ने जाति के आधार पर कॉलेजों में सीटें रिजर्व की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है और उस आदेश को रद्द कर दिया। मतलब जुडिशियल रिव्यू शुरू से ही बहुत शक्तिशाली रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पहला आधार हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, विधायी क्षमता का अभाव। हाँ, मतलब जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास था, उस पर राज्य सरकार ने बना दिया, या इसका उल्टा। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि क्रिकेट में एक बॉलिंग क्रीज होती है। हाँ। अगर बॉलर का पैर उस क्रीज से बाहर चला जाए तो वो नो बॉल होती है, भले ही गेंद कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। बिल्कुल। कानून का कंटेंट भले ही अच्छा हो, कोर्ट उसे इसलिए रद्द कर देगी क्योंकि उसे बनाने वाली सरकार कॉम्पिटेंट ही नहीं थी। बहुत अच्छा उदाहरण है। और तीसरा आधार? तीसरा है आर्बिट्रेरीनेस, यानी मनमानापन। हाँ। ईपी रोयाप्पा केस में कोर्ट ने कहा था कि मनमानापन आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोई भी फैसला तर्क पर आधारित होना चाहिए, मर्जी पर नहीं। लेकिन ये मनमानापन तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। सही सवाल है, और इसीलिए अदालतें इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करती हैं। वो ये नहीं देखती कि फैसला अच्छा है या बुरा, वो सिर्फ ये देखती हैं कि क्या फैसला लेने की प्रक्रिया तर्कसंगत थी। बिल्कुल। और एक आखिरी आधार है मैला फीड, यानी दुर्भावना। अगर ये साबित हो जाए कि कोई फैसला बुरी नीयत से लिया गया है, तो कोर्ट उसे भी रद्द कर सकती है। हालांकि इसे साबित करना बहुत मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल। चलिए, अब वापस उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हाँ। संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। क्या संसद संविधान को बदलकर जुडिशियल रिव्यू की शक्ति ही छीन सकती है? ये तो ऐसा हुआ कि खिलाड़ी कहें कि हमें अंपायर पसंद नहीं, तो हम अंपायर को ही गेम से बाहर कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सवाल उठा था भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण केस में, केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला, 1973। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र का एक महाकाव्य है। 13 जजों की बेंच, 68 दिनों तक चली सुनवाई, जो आज भी भारत के इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई है। हाँ। और सवाल यही था कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति की कोई सीमा है या नहीं। सरकार का तर्क था कि उनके पास असीमित शक्ति है। हाँ, कि आर्टिकल 368 उन्हें संविधान का कोई भी हिस्सा बदलने की शक्ति देता है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने भारत के संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए बचा लिया। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? क्या इसकी कोई लिस्ट दी गई? नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। कोर्ट ने कहा कि ये समय के साथ विकसित होगा, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सबसे मजेदार बात, जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू खुद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। इसका मतलब ये हुआ कि संसद कोई कानून या संशोधन करके अदालतों से ये शक्ति छीन नहीं सकती। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो कोशिश ही असंवैधानिक होगी। लेकिन कई आलोचक कहते हैं कि संविधान में तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये एक जायज आलोचना है और इस पर आज भी बहस होती है। तो क्या ये जजों द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने का एक तरीका था? कोर्ट का नजरिया ये था कि अगर उनके पास ये शक्ति नहीं होगी तो कोई भी सरकार बहुमत के दम पर लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकती है। और इस फैसले की असली परीक्षा तो मिनर्वा मिल्स केस में हुई। हाँ, 1980 में सरकार ने 42nd संशोधन से जुडिशियल रिव्यू को सीमित करने की कोशिश की थी,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को रद्द करते हुए केशवानंद भारती के फैसले पर पक्की मुहर लगा दी। इसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है। क्या? संविधान एक इमारत है। संसद उस इमारत में नए कमरे बना सकती है, दीवारों का रंग बदल सकती है, लेकिन वो इमारत की नींव को नहीं तोड़ सकती। हाँ, और जुडिशियल रिव्यू उसी मजबूत नींव का एक अटूट हिस्सा है। ये बिल्कुल सही तरीका है इसे याद रखने का। वो नींव ही है जो पूरी इमारत को गिरने से बचाती है। तो क्या इसका मतलब है कि कोर्ट हर सरकारी काम में दखल दे सकती है? अब सवाल दूसरी तरफ से आता है। कई लोग कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू अलोकतांत्रिक है। हाँ, टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड। हाँ, कि कुछ बिना चुने हुए जज लाखों लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसले को कैसे पलट सकते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप है, और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका ने खुद पर कुछ सीमाएं लगाई हैं। जैसे कोर्ट आमतौर पर पॉलिटिकल क्वेश्चंस में हस्तक्षेप नहीं करती। मतलब किस देश के साथ संधि करनी है, ये सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। और सरकार के पॉलिसी मैटर्स यानी नीतिगत मामलों में भी? हाँ, वहां भी दखल बहुत सीमित होता है। कोर्ट ये नहीं बताती कि देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए। वो सिर्फ ये देखती है कि जो नीति बनी है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। इसे ही सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण। बिल्कुल। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अपने अपने दायरे में काम करते हैं। तो आखिर में अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो जुडिशियल रिव्यू इतना जरूरी क्यों है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। ये याद दिलाता है कि देश में संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। दूसरा, ये हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। बिल्कुल। तीसरा, ये सरकार को तानाशाही या मनमानी करने से रोकता है। एक तरह से सरकार पर एक संवैधानिक लगाम की तरह काम करता है। और चौथा, ये देश में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन सुनिश्चित करता है, न कि किसी व्यक्ति या पार्टी का शासन। तो जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का एक सेफ्टी वाल्व है। बहुत अच्छा कहा। जब भी व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो ये वाल्व खुल जाता है ताकि पूरा सिस्टम फट ना जाए। इसे समझना सिर्फ एक कानूनी अवधारणा को समझना नहीं है, बल्कि उस नाजुक संतुलन को समझना है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की, लेकिन एक और शब्द है जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी न्यायिक सक्रियता, जिस पे अक्सर आरोप लगता है कि अदालतें अपने दायरे से बाहर जा रही हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच की वो पतली रेखा कहाँ है? क्या वो रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आपको हमारी एक गहरी चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगला टॉपिक आप किस विषय पर चाहते हैं, ये भी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ वकील साहब पर। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।